दिल्ली के एक व्यक्ति ने 2017 में करीब 6,30,000 रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे थे। उन्होंने कहा था कि या तो वो ये सारे रुपए खो देंगे या फिर उनको एक जैकपॉट मिल जाएगा। पर ऐसा ही हुआ। एक साल के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट 90 लाख रुपए हो गई। और अगर आप में से किसी ने बिटकॉइन में 2020 में इन्वेस्ट किया था तो आपके साथ भी शायद यही हुआ होगा, क्योंकि बिटकॉइन 2020 की वन ऑफ द हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज थी। इसको और बारीकी से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को आपके पास 100 रुपए थे और आपने इन 100 रुपए को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट किया, तो साल के एंड तक आपको 115 रुपए मिल जाते। अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्ट करे होते तो 130, अगर आपने वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे होते तो 176, और अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करे होते तो ₹380। 2020 में बिटकॉइन की वैल्यू करीब 280% बढ़ गई थी और 2021 के पहले हफ्ते में ही बिटकॉइन ने अपना रिकॉर्ड ही क्रॉस कर दिया और उसकी वैल्यूएशन हो गई $41,000। जेपी मॉर्गन, दुनिया के सबसे बड़े बैंक, का मानना है कि बिटकॉइन की वैल्यू लॉन्ग टर्म में $146,000 हो सकती है, यानी कि अभी की वैल्यूएशन से करीब 5 गुना ज्यादा। अब आप में से कई लोगों को लगेगा कि अरे बिटकॉइन तो इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आपको तुरंत ही इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। जब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि बिटकॉइन की वैल्यूएशन $41,000 पहुंच गई है, अभी उसकी वैल्यू करीब 20% बस एक दिन में ही गिर गई। और ये बिटकॉइन के साथ एक रेगुलर इशू है कि वो बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब वो तुरंत ही ऊपर जाता है और तुरंत ही नीचे। मार्च 2020 में 2 दिन के अंदर बिटकॉइन की वैल्यू आधी से ज्यादा गिर गई। तो आपको क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट भी करना चाहिए? कई लोगों का मानना है कि बिटकॉइन एक बबल है। पर इसका मतलब क्या है? एक बबल होता क्या है? किन कारण की वजह से एक इन्वेस्टमेंट बबल क्रिएट होता है? और क्या बिटकॉइन अभी एक बबल में है? अभी बिटकॉइन की वैल्यू करीब $38,000 है, पर क्या वो गिरेगी या फिर जेपी मॉर्गन के हिसाब से लॉन्ग टर्म में वो 100,000 क्रॉस कर पाएगी? हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को पता है कि बिटकॉइन है क्या, कई दूसरे लोगों ने इसके बारे में बात करी है, पर इस वीडियो में मैं एक दूसरी एक्सप्लेनेशन यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे होपफुली आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसको 2009 में क्रिएट किया गया था यूएस की 2008 की हाउसिंग मार्केट क्रैश के बाद। अब आप में से कई लोगों को पता है कि बिटकॉइन की खास बात है कि उसके पीछे कोई भी एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, बल्कि बिटकॉइन एक पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। जहां इंडियन रुपी के पीछे आरबीआई की अथॉरिटी है, बिटकॉइन को एक नेटवर्क ऑफ यूजर्स कंट्रोल करता है और इन यूजर्स में आप और मैं भी हो सकते हैं। अब बिटकॉइन एक्चुअली काम कैसे करता है और उसकी की एडवांटेज क्या है, ये लोगों ने बहुत सरफेस लेवल पे बात करी है। हम एक बेसिक एग्जांपल के साथ इसको कवर करने की कोशिश करेंगे एनिमेशन के जरिए, और इसके लिए हमने एक्सप्लेनेशन ली थी 3 Blue 1 Brown के यूट्यूब चैनल से, जो बहुत ही अच्छा चैनल है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है। अब मान लीजिए कि 4 दोस्त एक हॉलिडे के लिए जाते हैं। अब हॉलिडे में कई तरीके के खर्चे होते हैं, चाहे वो शॉपिंग हो या फिर खाने के लिए हो, और एक दूसरे के लिए वो हॉलिडे के दौरान पैसे दे रहे होते हैं और इन सारे ट्रांजैक्शंस को वो एक डायरी में नोट डाउन कर देते हैं और रात में ये इस डायरी को वो एक रूम में लॉक कर देते हैं ताकि हॉलिडे के बाद वो इस डायरी को देख सके और सारे ट्रांजैक्शंस टैली कर सके कि कौन किसको कितने पैसे ओ करता है और ट्रांसफर कर सके। अब आप देखेंगे कि इस पूरे सिस्टम में कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं है, कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो ये कह रही है कि कौन किसको कितने पैसे ओ करता है और ये ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। ये पूरा सिस्टम बस एक चीज पर कायम है, ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कि कोई रात को जाएगा नहीं उस रूम में और डायरी में एंट्री चेंज नहीं करेगा। और बिटकॉइन ऐसे ही सिस्टम को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है स्ट्रेंजर्स के बीच, इसीलिए वो एक ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। अब ये समझते हैं कि बिटकॉइन इस सेम चीज को कैसे करता है और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि स्ट्रेंजर्स के बीच ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो बिटकॉइन कैसे इंश्योर करता है कि लोग उस पर भरोसा कर सके? एक तरीका है डिजिटल सिग्नेचर्स, कि मान लीजिए राघव और मयंक के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है और राघव अपना डिजिटल सिग्नेचर उस पर ऐड कर देता है, तो फिर सब लोग ये मान लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन लेजिटिमेट है। अब आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर तो कॉपी भी हो सकता है। हाँ, ये सही बात है। इसलिए बिटकॉइन में एक कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है प्राइवेट की और पब्लिक की का। अब प्राइवेट की क्या हुई, जैसे उसके नाम में लिखा हुआ है, वो एक पासवर्ड की तरह है जो बस आपको पता होता है, और पब्लिक की सबको पता होता है। अब सबसे पहले प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट की ये इंश्योर करती है कि आपका हर ट्रांजैक्शन के लिए जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक्चुअली एक नया सिग्नेचर है। तो चाहे आपकी प्राइवेट की सेम क्यों ना हो, आपका डिजिटल सिग्नेचर हर बार चेंज होता रहेगा। तो ये पहला स्टेप है जहाँ प्राइवेट की यूज होती है।
और 3 चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं, प्राइवेट की, ट्रांजैक्शन नंबर और डिजिटल सिग्नेचर। दूसरे स्टेप में आपकी पब्लिक की काम आती है जो आपके ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने की कोशिश करती है। अब कंप्यूटर्स इस ट्रांजैक्शन को कैसे वेरीफाई करते हैं? वो ये देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन नंबर के लिए और इस पब्लिक की के लिए क्या यही डिजिटल सिग्नेचर होगा। अगर हाँ तो ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाता है और अगर नहीं तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो ये है कि पब्लिक की तो पब्लिक है और ट्रांजैक्शन नंबर भी पब्लिक है, तो क्या कोई हैकर बस एक डिजिटल सिग्नेचर गेस करके फेक ट्रांजैक्शंस क्रिएट नहीं कर सकता? हाँ, वो कर सकता है, पर डिजिटल सिग्नेचर गेस करने के लिए उनको 4 बिलियन कॉम्बिनेशंस चेक करने होंगे, जो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। और इसी तरह एक वेरीफाइड डिजिटल डायरी मेंटेन की जाती है बिटकॉइन के नेटवर्क पे, और कोई एक व्यक्ति इस डायरी को मेंटेन नहीं करता, बल्कि सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क पे इसको मेंटेन करते हैं, और इसीलिए उसको एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। तो ये था कि बिटकॉइन सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, कि क्या बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कि या फिर ये एक बबल है। और इससे पहले ये जानेंगे कि एक फाइनेंशियल बबल होता क्या है। बबल एक सिचुएशन होती है जहाँ किसी भी फाइनेंशियल एसेट में, और चाहे वो फाइनेंशियल एसेट एक स्टॉक हो या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी हो, उसकी फंडामेंटल वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। किसी भी बबल में 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक नए आइडिया से बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक नई कंपनी आई है जो बहुत ही इनोवेटिव रोबोट्स क्रिएट करती है, और अर्ली इन्वेस्टर्स इससे बहुत अट्रैक्टेड हो जाते हैं। सेकंड स्टेज को कहा जाता है बूम, यानी कि इस रोबोट कंपनी के बारे में अब बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज होती है, इसलिए अर्ली इन्वेस्टर्स ही नहीं बल्कि कई और इन्वेस्टर्स इस चीज में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तीसरी स्टेज होती है यूफोरिया, और इस स्टेज में इस कंपनी के बारे में न्यूज सबके बीच फैल जाती है, और अब आपके दोस्त भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी फैमिली भी, और इसी वजह से इसकी मार्केट वैल्यू और बढ़ जाती है। चौथी स्टेज होती है प्रॉफिट टेकिंग, और इस स्टेज में जो स्मार्ट लोग होते हैं वो इस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर देते हैं, यानी कि वो अपना एसेट बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये एक बबल है और इसकी वैल्यू कम होने वाली है। और लास्ट स्टेज है पैनिक। अब इस स्टेज में चाहे एक इंसिडेंट बहुत छोटा सा ही हो, पर इसकी वजह से मार्केट में एक डर फैल जाता है और फिर लोग सडनली अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने लगते हैं। इसी वजह से मार्केट वैल्यू कम होती है और कई लोगों को नुकसान होता है। बिटकॉइन ने अपनी 11 साल की हिस्ट्री में 3 बड़े बबल्स देखे हैं। कई लोग का ये भी मानना है कि अभी भी वो एक बबल में है, पर दूसरे लोग इस बात से अग्री नहीं करते। अब वो बबल में है या नहीं है अभी, इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि वो पहले बबल में क्यों था और इसके क्या कारण थे, और वो अब कैसे डिफर करते हैं। 2011 और 2013 के बिटकॉइन क्रैश के पीछे मेन कारण था चाइना। जब चाइनीज सेंट्रल बैंक ने अपने बैंक्स को बैन कर दिया था बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने के लिए, और थर्ड पार्टी पेमेंट कंपनीज को भी बैन कर दिया था बिटकॉइन को एज अ ट्रांजैक्शन यूज करने के लिए। 2017 के बिटकॉइन क्रैश के पीछे एक दूसरा कारण था, और इसके लिए 2 लोगों ने बहुत रिसर्च भी करी और एक पेपर पब्लिश किया। अपने पेपर में उन्होंने बताया कि इस क्रैश के पीछे बस एक व्यक्ति मौजूद था, जिसने एक सिंगल ट्रेड से प्राइस शिफ्ट कर दिया था बिटकॉइन का, जिसकी वजह से बिटकॉइन एक पैनिक स्टेज में आ गया था। पर कुछ लोगों ने कहा है कि ये थ्योरी एक्चुअली सच नहीं है। पर दूसरे लोगों के हिसाब से 2017 के बिटकॉइन बबल के पीछे थी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स का मतलब जब नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही थी और कुछ सेलर्स इन नई क्रिप्टो करेंसीज को बेच रहे थे लोगों को और अपने प्रॉफिट्स बिटकॉइन में डाल रहे थे, और लोग इस नई क्रिप्टो करेंसी को खरीद रहे थे क्योंकि इतनी मीडिया हाइप थी तब क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। इसलिए चाहे वो क्रिप्टो करेंसी सेफ थी या नहीं, लोग फिर भी खरीद रहे थे। कई बिटकॉइन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कारण जो हमने 2011, 13 या फिर 17 में देखे थे अब एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए चाहे बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर नीचे जाती रहेगी, पर वो एक अनसस्टेनेबल बबल में नहीं है तो कभी भी बर्स्ट हो जाएगा, और वो इसके लिए 3 कारण देते हैं। पहला कारण है कि बिटकॉइन की एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। अब क्योंकि बिटकॉइन की मार्केट में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स आ गए हैं, इसीलिए उसकी वॉलेटिलिटी इतनी नहीं होगी, और जो प्राइस सर्ज होगा यानी कि प्राइस में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। लोग स्पेशली ऑप्टिमिस्टिक हैं क्योंकि कई मेन स्ट्रीम कंपनीज अब बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे रिसेंटली बिलियनर पॉल ट्यूडर जोन्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेपैल ने बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए हैं।
कई क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जहां पहले बस बहुत एक्साइटेड लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और मेन स्ट्रीम कंपनीज भी कर रही हैं। इसी वजह से जो प्राइस ड्रॉप होगा उसकी संभावना कम हो गई है। दूसरा कारण है कि अब क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के ऊपर टाइटर रेगुलेशंस है, जिसकी वजह से एक सेफ्टी बढ़ जाती है बिटकॉइन की। जैसे दोनों ही सिंगापुर और साउथ कोरिया ने क्रिप्टो करेंसी ट्रेड्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया है। तीसरा कारण है कि अब क्रिप्टो करेंसी के पीछे इतनी मीडिया हाइप नहीं है, स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से और यूएस में पॉलिटिक्स की वजह से बिजनेस कम्युनिटी अब थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई है और लोग अब क्रेजी रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्रिप्टो करेंसी से। अब चाहे बिटकॉइन ज्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट हो 2017 के कंपैरिजन से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिस्कलेस है। कुछ दिन पहले ही हमें उसकी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इस वॉलेटिलिटी के अलावा कई और रिस्क भी हैं। जैसे दिल्ली में उमेश वर्मा अरेस्ट हुए थे जब उन्होंने 2.5 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम किया 45 लोगों के साथ। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बिटकॉइन की लेवल ऑफ सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं है। दूसरा कारण है कि क्रिप्टो करेंसी अभी इंडिया में पूरी तरह रेगुलेटेड नहीं है। मार्च 2020 में जरूर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने एक केस जीतकर सुप्रीम कोर्ट में आरबीआई के अगेंस्ट ये बैन ओवरटर्न कर दिया था, पर ये क्लियर नहीं कि अगर किसी कस्टमर को ठगा जाता है क्या उनको लीगल रिकोर्स यानी कि लीगल हेल्प मिल सकती है इसके बारे में या नहीं। और फिर हम जानते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलेशन में हर बार डर लगा ही रहता है कि कभी भी वो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर कोई बैन होता है तो करीब 17 लाख इंडियंस खतरे में आ सकते हैं। तो क्या बिटकॉइन बेटर रिटर्न्स दे सकता है म्यूचुअल फंड, स्टॉक या गोल्ड के कंपैरिजन में? हाँ, वो दे सकता है, और हमने ऐसा 2020 में देखा था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन का रिस्क प्रोफाइल सेम है दूसरी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में। फाइनेंस में एक रूल है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न्स, और वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज में भी लागू होता है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला है कि क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारा पैसा ना डालें, बल्कि कम इन्वेस्टमेंट्स डालें। दूसरा तरीका है कि अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करें, बस सारी इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसीज में ना रखें, बल्कि स्टॉक, गोल्ड या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक पर ना करें, बल्कि उसमें भी डिवर्सिफाई करें, बिटकॉइन, रिपल या फिर इथेरियम में इन्वेस्ट करके। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के इस रिस्क रिवॉर्ड ऑफर से कंफर्टेबल हैं तो एक प्लेटफॉर्म जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो है कॉइनस्विच कुबेर, जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है। कॉइनस्विच कुबेर पे आप 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं, और लास्ट 7 महीने में इस ऐप में 10 लाख रजिस्ट्रेशंस हुई हैं। एक की फीचर इस ऐप का है उसका क्लीन यूजर इंटरफेस, जिसकी वजह से जो एक डर होता है हम में से कई लोगों में जब हम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स देखते हैं, वो इतना नहीं है इस ऐप के जरिए। ये ऐप आपको 3 इंसेंटिव्स भी देती है। पहला है कि कोई भी ब्रोकरेज फी इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा है कि एक साइन अप और रेफरल बोनस है, जब भी आप एक फ्रेंड को रेफर करेंगे आपको 50 रुपए मिलेंगे। तीसरा है कि आप बस 100 रुपए से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, जब आप अपने पैसे विड्रॉ करें, ये ध्यान में रखें कि आप प्रॉफिट टेकिंग स्टेज में कर रहे हो, ना कि पैनिक स्टेज में।